कैसे हो मेरी प्यारी फैमिली। एक बार फिर आपका स्वागत है उस डर की दुनिया में जहां हर साया कुछ कहता है, हर कोना एक रहस्य को छुपाए हुए है और हर कहानी के पीछे छिपा है एक ऐसा सच जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। हर शहर की कोई ना कोई सड़क ऐसी होती है जहां रात को गुजरना मना है। हर रूट पर एक मोड़ ऐसा होता है जहां ड्राइवर आंखें बंद करके गाड़ी निकालते हैं। हर बस डिब्बों में एक कहानी छुपी होती है, ऐसी कहानी जिसे कोई सुनना नहीं चाहता और जो हर रात खुद को दोहराती है। ये कहानी है एक बस ड्राइवर की जिसने सिर्फ सवारी उठाई थी, लेकिन वो सवारियां इंसान नहीं थी और मंजिल किसी स्टेशन पर नहीं बल्कि मौत के पार थी। लेकिन उससे पहले एक बात, आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो नीचे कमेंट में जरूर बताओ। अगले वीडियो में हम आपके नाम के साथ आपके सवाल का जवाब भी देंगे, क्योंकि डर सिर्फ कहानी में नहीं, नाम लेने के तरीके में भी होता है। और हाँ, हमें पिछले वीडियो में कोलकाता से कुलदीप पासवान जी का कमेंट मिला था जिसने हमें बहुत हिम्मत दी। कुलदीप जी, आपका कमेंट पढ़कर दिल खुश हो गया। अगले वीडियो में आपके सवाल का जवाब जरूर मिलेगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सफर अभी बाकी है। मेरा नाम सुरेश यादव है, उम्र 55 साल और पेशे से मैं एक सरकारी बस ड्राइवर हूं। पिछले 30 सालों से पहाड़ी रूट पर रात की बस चलाता आ रहा हूं और इस बीच जाने कितनी कहानियां देखी और सुनी हैं, कुछ सच्ची, कुछ अफवाहें। लेकिन जो एक रात मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, वो आज तक मेरे भीतर सांप की तरह रेंगती है। 31 अक्टूबर यानी वो रात जब दुनिया भर में लोग हैलोवीन मनाते हैं, मेरे लिए किसी कब्रिस्तान के दरवाजे के खुलने जैसी थी। उस रात मेरी ड्यूटी रूट नंबर 27 पर थी, जो गांव नवागढ़ से निकलकर सीधा शमशान घाट की पहाड़ी पर बने आखिरी गांव मलदाहा तक जाती थी। ये रूट दिन में ही डराने वाला था, रात में तो और भी भयानक। अंधा मोड़, टूटी हुई सड़कें, जंगल और बीच बीच में पुराने खंडहर। लोग कहते हैं कि उस रास्ते पर कोई नहीं चलता सिवाय मेरी बस के। मैं समय का पक्का आदमी हूं, इसलिए शाम 7 बजे बस लेकर नवागढ़ डिपो से निकला। हैरानी की बात यह थी कि बस एकदम खाली थी। आमतौर पर इस रूट पर 10 से 15 लोग मिल ही जाते थे, लेकिन उस रात ना एक आदमी, ना कोई सामान, बस मैं, मेरी स्टीयरिंग और आगे का अंधेरा। थोड़ी दूर चला ही था कि कोहरा घिरने लगा। वो सामान्य कोहरा नहीं था, वो इतना घना था कि हेडलाइट के सामने भी सफेद दीवार सी बन गई थी। मुझे लगा मौसम का असर है और मैंने बस की रफ्तार धीमी कर दी। जैसे जैसे मैं ऊंचाई पर चढ़ता गया, माहौल और भी डरावना होता गया। पत्तों की सरसराहट, झाड़ियों का हिलना और बस का इंजन, बस यही 3 आवाजें थीं जो मैं सुन पा रहा था। करीब 10:45 हो रहे थे जब बस एक सुनसान मोड़ पर पहुंची। काला घुमाव के नाम से मशहूर मोड़, जहां पहले एक बस खाई में गिर चुकी थी। लोगों का मानना है कि वहां आत्माएं भटकती हैं। मैं चुपचाप बढ़ा ही था कि अचानक मेरी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। सफेद साड़ी में, सिर झुका हुआ, बाल खुले और नंगे पैर। मेरे पैरों से जैसे जान ही निकल गई। मैंने बस रोक दी। इतनी रात में कोई अकेली औरत? मैं बुदबुदाया, फिर दिल को समझाकर खिड़की से झांका और पूछा, कहां जाना है बहन जी? उसकी गर्दन धीमी गति से ऊपर उठी और मेरी रूह कांप गई। उसका चेहरा साफ नहीं दिखा, बस आंखें थीं, लाल चमकती हुई आंखें और होंठ बिल्कुल सीलन जैसे नीले। उसने धीरे से कहा, बस आखिरी मोड़ तक। उसका स्वर बर्फ जैसा ठंडा था। मैंने दरवाजा खोला और वो चढ़ गई, बिना किसी आहट के, जैसे हवा में बहकर आ गई हो। वो सीधा जाकर बस की आखिरी सीट पर बैठ गई, बिना कोई आवाज किए। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो सिर झुकाए बैठी थी, बिल्कुल स्थिर। मैंने खुद को झटका दिया और सोचा शायद कोई मुसीबत में हो। बस चल पड़ी, पर अब अंदर का माहौल बदलने लगा था। तापमान गिरने लगा, शीशों पर धुंध जमने लगी और बस के भीतर एक अजीब सी सड़ांध फैलने लगी। मैंने हीटर चालू किया, पर ठंड जैसे अंदर घुस चुकी थी। और तभी मेरे सामने के शीशे पर एक लकीर उभरी, फिर एक उंगली जैसे कुछ लिख रही हो। कहां ले जा रहे हो मुझे? मेरा शरीर सुन्न हो गया। मैंने तुरंत ब्रेक मारा, पीछे देखा, लेकिन पीछे की आखिरी सीट खाली थी।
मैंने डरते डरते चलकर देखा। कोई नहीं था, न कोई औरत, न कोई साया। सिर्फ एक गीली सफेद साड़ी का कोना सीट से लटक रहा था और फर्श पर गीले पैरों के निशान। मेरा गला सूख गया। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी अचानक बस का हॉर्न अपने आप बजने लगा, बार बार, जैसे कोई गुस्से में बजा रहा हो। मैंने डरते हुए बस स्टार्ट की और बिना पीछे देखे बस भगाता चला गया। लेकिन मेरी रूह ने वही मोड़ छोड़ दिया था। उस मोड़ पर मैंने कुछ ऐसा देखा जो पूरी जिंदगी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। उस रात के बाद मेरी हालत बहुत खराब थी। किसी तरह मैंने बस डिपो पहुंचाई, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे, कपड़े पसीने से भीगे हुए थे और दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी फट जाएगा। मैकेनिक रामदीन ने पूछा, क्या हुआ सुरेश भैया, चेहरे का रंग क्यों उड़ा है? मैंने बस इतना कहा, कुछ नहीं, बस रास्ता थोड़ा खतरनाक था। लेकिन मेरे मन में तूफान चल रहा था। मैंने तय कर लिया था कि सुबह होते ही अपनी छुट्टी की अर्जी लगा दूंगा, पर किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। अगली रात फिर वही ड्यूटी लग गई। इस बार मैंने डर के मारे ताबीज पहन लिया, जेब में गीता रखी और बस की सीट पर हनुमान चालीसा चिपका दी। डिपो के लोग हंस पड़े, लेकिन मैं जानता था कि मैं मजाक नहीं कर रहा था। बस खाली थी, फिर वही कोहरा, वही रास्ता। लेकिन इस बार कुछ बदला हुआ था। जैसे ही मैंने काला घुमाव पार किया, बस के पिछले हिस्से से एक धीमी खांसी की आवाज आई। मैंने कांपते हुए रियर व्यू मिरर देखा। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, लकड़ी की छड़ी पकड़े, सिर झुकाए। कब चढ़ा ये? मैं बुदबुदाया। मैंने ब्रेक लगाया और पीछे गया। बाबा, टिकट दिखाओ। वो चुप रहा। मैं फिर बोला, बाबा टिकट। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और मैं वहीं जड़ हो गया। उसका चेहरा था ही नहीं, वहां सिर्फ गहरा काला धुआं था। आंखों की जगह 2 गड्ढे और मुंह से बर्फ सी सांस निकल रही थी। मेरी चीख गले में ही अटक गई। मैं दौड़कर वापस ड्राइविंग सीट पर आया और बिना देखे बस भगाने लगा। तू कहां ले जा रहा है उन्हें? वही ठंडी आवाज मेरे कानों में गूंजी। मैंने शीशा देखा। अब वहां 4 और लोग बैठ चुके थे, सब सफेद कपड़ों में, बिना चेहरों के, और सबके हाथ में वही एक ही टिकट, जला हुआ, अधूरा, जिसमें लिखा था गंतव्य श्मशान मोड़। बस अब खुद ब खुद चल रही थी। मैं स्टीयरिंग पकड़े बस रो रहा था, कांप रहा था, और वो सब सवारियां एक एक कर मुझे देख रही थीं, बिना आंखों के। उनकी सांसें जैसे गर्दन पर पड़ रही थीं, ठंडी और भारी। तभी एक बच्चे की आवाज आई, ड्राइवर अंकल, क्या आप हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देंगे? मैंने पीछे देखा। एक नन्ही बच्ची खड़ी थी, लाल फ्रॉक में। उसके गालों पर खून की धार बह रही थी और आंखें डर के उस पार। मुझे बहुत ठंड लग रही है अंकल, वो बोली। मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, मैं बस चला रहा हूं, मैं कोई साधु नहीं हूं, मैंने रोते हुए कहा। तभी बस का दरवाजा अपने आप खुला और झटके से सब सवारियां गायब हो गईं। बस फिर से खाली थी, लेकिन सीटें अब भी गर्म थीं, जैसे कोई अभी अभी वहां बैठा हो। मैंने बस रोकी, सांस ली, और तभी देखा टिकट काउंटर पर वो बच्ची खड़ी थी, वही लाल फ्रॉक, वही खून। और उसने धीमे से मुस्कुराकर कहा, आपने हमारी पहली किस्त चुका दी अंकल, अब अगली बार हम आपको ले चलेंगे। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने इंजन बंद किया और उस रात फिर कभी बस नहीं चलाई। लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं हुई। रात फिर उसी घने कोहरे के साथ आरंभ हुई। मेरी नींद उड़ चुकी थी, मन में डर का एक अजीब सा खालीपन था। लेकिन जिंदगी ने मुझे मजबूर किया। रूट पर बस ड्राइविंग छोड़ना उतना आसान नहीं था। दिन रात सोचने के बाद मैंने तय किया कि एक बार फिर बस लेकर निकलूंगा। लेकिन दिल में एक विचित्र ठहराव था, जैसे कोई अनदेखा साथी मेरे पीछे पीछे चलने को तैयार हो। सफेद सफेद चांदनी झरझर कर झाड़ियों के बीच गिर रही थी और कोहरा मानो धरती को चूमे जा रहा था। मैंने नजर दौड़ाई, कोई नहीं, बस थी, मेरा साथी था और भीगा हरा भरा जंगल था। पूरे पेचीदे रास्ते पर एक एक मोड़, एक एक दर्रा ऐसे लग रहे थे मानो किसी बहुत पुराने राज की तरफ इशारा कर रहे हों। मैंने खुद से कहा, सुरेश, ये बस तुम्हारा पेट भरने का जरिया है, डर से नहीं भागना। जैसे ही मैं काला घुमाव से आगे बढ़ा,
मेरा स्टीयरिंग पहिया अचानक भारी होकर धक्कास दे गया, मानो कोई वहां खड़ा होकर झटका दे रहा हो। मैंने कूस को कुर्सी पर हाथ रखा, ठंड से कांप रही थी और पीछे देखा। पीछे बस की विषम रोशनी में एक काला साया खींचा हुआ दिखाई दिया। वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि सिमट कर खंडहर सा दिखने वाला फैली फैली आकृति, जैसे कोई पुरानी तस्वीर की परछाई जिंदा हो उठी हो। मैंने हौले से पूछा, कौन हो तुम? साया आगे बढ़ा, बस की दीवार से चिपक कर कोई शब्द नहीं बोला, बस गहरे सूने और खामोश उंगलियों से मेरे कंधे को छुआ, और जैसे ही उसने स्पर्श किया मेरी गर्दन पर सांप रेंगने जैसी ठंडक दौड़ गई। मैंने रिवर्स मार दी, बस झटके से पीछे खींची। साया धंस सा गया, लेकिन फिर भी ड्राइवर की सीट के पीछे टिकी हुई नजर आई। मैं जोर से चिल्लाया, तू कौन है? मुझे छोड़ दे। बस के डैशबोर्ड की घड़ी अटक सी गई, बत्ती बुझ गई, और तभी अचानक रेडियो से धीमी, जैसे कान में फुसफुसाहट, तुमने हमारी कीमत नहीं चुकाई, अब हमें ले चलो। मेरे हाथ उस वक्त हिल रहे थे, स्टीयरिंग संभाल पाने की हिम्मत नहीं थी। फिर एक जल प्रपात सी दरार आई। दरवाजे से एक हवा का झोंका आया, जिसमें सड़े गले फूलों की बदबू और जमीन से चिटकती तल्ख गंध मिली। उस लम्हे बस ने खुद ब खुद ब्रेक लगा दिए, और साया सामने की खिड़की के शीशे पर उभर आया। एक अधूरी तस्वीर, आधा चेहरा गायब, आधी हंसी रुक सी गई, आंखों में उभरता हुआ अंधेरा। मैंने रोते हुए वाहन से बाहर छलांग लगा दी। कोहरा इतना था कि मेरे जूते तक दिखाई नहीं देते थे। जैसे ही मैंने पैरों को जमीन पर रखा, बस ने अपना हॉर्न बजाया, तीव्र और लंबी ध्वनि, मानो बेजुबानों की विलाप। मैं दौड़ा इस ओर उस ओर, मगर हर ओर बस की प्रतिध्वनि कम पड़ती नजर आई। अगली सुबह जब मैंने होश सेंसेशन हॉस्पिटल में खोला, गर्दन पर सिर्फ एक हल्के नीले निशान के साथ मेरी जेब से ताबीज गायब था, और जेब में केवल एक खराब थी जिस पर खून से लिखा था, अदायगी बाकी है। मेरे मन में सवाल उबल रहे थे, क्या मैं कभी सुरक्षित लौट पाऊंगा? क्या वो साया मेरी अंतिम सवारी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा? उस दिन अस्पताल से छूटने के बाद मैंने कसम खा ली थी कि अब कभी उस रूट पर वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन जिंदगी जब डर दिखाती है, तब भागने की जगह बंद कर देती है। विभाग से फोन आया, सुरेश जी, आपके सिवा कोई उस रूट को नहीं समझता। कल रात फिर बस नहीं चली और यात्रियों की भीड़ जमा हो रही है, आपको ही जाना होगा। मैंने हिम्मत करके ना कहा, लेकिन भीतर कहीं एक आवाज बार बार कह रही थी, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगली रात मैं मंदिर गया। पुजारी जी ने माथे पर चंदन लगाया और एक नीले पत्थर की अंगूठी दी। ये शनि से जुड़ी है बेटा, तुझ पर कुछ भारी है, संभल के जाना। मैं अंगूठी पहनकर भारी दिल से बस स्टार्ट करने निकला। कोहरा फिर साथ था, जैसे कोई पुराना दुश्मन जो हर बार लौट आता है। मैंने बस जैसे ही काला घुमाव पार किया, सामने एक हाथ उठा देखा। एक आदमी, सफेद झब्बेदार दाढ़ी, मोटी टोपी और कांपती सी छड़ी। कहाँ जाना है बाबा? मैंने पूछा। उसने बस में चढ़ते हुए कहा, जहां तुम जा रहे हो वहीं। उसकी आवाज भारी और धीमी थी, जैसे किसी ने वक्त से निकालकर उसकी आत्मा को बोला हो। उसने सीट पर बैठते हुए जेब से एक पुरानी पॉकेट डायरी निकाली और धीरे धीरे कुछ पन्ने पलटने लगा। मैंने पीछे देखा। आज बस में और कोई नहीं था, सिर्फ मैं और वो बूढ़ा। रास्ता जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वह आदमी हर स्टॉप पर कुछ बुदबुदाता, जैसे किसी अदृश्य को पुकार रहा हो। रेखा उतर गई, रमेश चढ़ गया। रामू अधूरा है? मैंने डरते हुए पूछा। बाबा, आप किसकी बात कर रहे हो? उसने बिना आंख उठाए जवाब दिया, उनकी जो अब भी इसी रास्ते पर चढ़ते और उतरते हैं, जिनकी मंजिल अभी बाकी है। मेरी रीढ़ की हड्डी सर्द हो गई। तभी बस के अंदर अचानक हवा बहने लगी, लेकिन खिड़कियां बंद थीं। बस के शीशों पर नमी से उभर आया। मैं अभी भी यहीं हूं। मैंने शीशा पोंछा और देखा, वही बच्ची, लाल फ्रॉक वाली, बाहर पेड़ के नीचे खड़ी थी। वहीं स्थिर आंखें, वहीं खून की धार। मैंने कांपती आवाज में बाबा से कहा, बाबा, क्या आप इन्हें जानते हो? उसने धीरे से डायरी बंद की और पहली बार मेरी आंखों में देखा। मैं भी कभी बस ड्राइवर था, इसी रूट का, लेकिन एक रात मेरी बस पलट गई। सब यात्री मारे गए।
पर उनकी रूहें आज भी सफर में हैं और मुझे जब तक उनका सफर पूरा ना करवाऊं तब तक मैं भी इसी रूट पर चलता रहूंगा, एक साया बनकर। मैं सन्न रह गया। तो आप इंसान नहीं हो? वो मुस्कुराया। मैं मददगार हूं या माया, ये तेरा विश्वास तय करेगा। इतना कहकर वो धीरे धीरे पीछे की ओर चला गया और जैसे ही मैंने दोबारा देखा, वहां कोई नहीं था। सीट खाली, हवा स्थिर, लेकिन उसकी डायरी वहीं पड़ी थी, खुली हुई, और उसमें मेरा नाम लिखा था, अगली सवारी के रूप में। उस रात मैं तय कर चुका था कि यह मेरी आखिरी ड्यूटी होगी। मैंने वह डायरी अपने पास रख ली थी। हर पन्ने पर नाम, तारीख और गंतव्य दर्ज था, लेकिन आखिरी पन्ना खाली था। सिर्फ ऊपर लिखा था, एक अधूरी आत्मा, एक अधूरा ड्राइवर, आज दोनों पूरी सवारी करेंगे। मैंने उस पन्ने को देखा और मेरे हाथ कांपने लगे। क्या वो मैं था? क्या अब मेरी बारी थी? रात के 11:30 पर मैं बस लेकर निकला। शहर की सारी बत्तियां बुझी हुई थीं और कोहरा सड़क पर ऐसे बिछा था जैसे किसी ने सफेद चादर में लाश लपेट रखी हो। मैंने कोई सवारी नहीं ली, न कोई चढ़ा, न कोई बोला, लेकिन फिर भी हर सीट पर किसी की परछाई बैठी थी। हर खिड़की पर किसी की सांस आ जा रही थी। जैसे ही काला घुमाव आया, बस की लाइट झपकने लगी। मेरी जेब में रखी डायरी अपने आप फड़फड़ाने लगी और पन्ने खुद पलटने लगे। हवा ऐसी थी जैसे सीटी बजा रही हो, मौत की। तभी बस के अंदर रेडियो चालू हुआ, बिना किसी बटन के छुए। सुरेश यादव, समय पूरा हुआ, आखिरी सवारी शुरू करें। मैंने हड़बड़ाकर शीशा देखा। ड्राइविंग सीट के पीछे वो बूढ़ा ड्राइवर खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। अब तुम अकेले नहीं हो बेटा, अब मैं साथ चलूंगा, आखिरी गियर तक। सामने सड़क पर एक स्टेशन उभरा जो पहले कभी नहीं था। टूटी दीवारें, बिना नाम की तख्ती और जलती बुझती लाल बत्ती। मैंने कभी ऐसा स्टेशन नहीं देखा और ना ही वहां कोई इंसान। तभी दरवाजा अपने आप खुला और सवारियां चढ़ने लगीं, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ आंखें, अधूरी आंखें जो जैसे कह रही थीं, हमारा सफर अब तुमसे पूरा होगा। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम सब कौन हो? एक औरत की आत्मा सामने आई, वही जो पहली रात बस में चढ़ी थी। सफेद साड़ी, खाली आंखें और बेहद धीमी आवाज। हम सब वहीं मारे गए थे जब ये बस पलटी थी, इस मोड़ पर, साल 1999 में। और तुम वो ड्राइवर हो जो उस रात छुट्टी पर था। अगर तुम होते तो शायद हम बच जाते। अब तुम ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाओगे। मैं कुछ कह नहीं सका। मैंने बस चलाना शुरू किया। पहली बार नहीं, लेकिन शायद अंतिम बार। सड़क अब जानी पहचानी नहीं थी। पहाड़ उल्टे लग रहे थे, पेड़ उलटे लटक रहे थे और सामने एक खाई जिसे पार करना नामुमकिन था। लेकिन सवारियां कह रही थीं, आगे बढ़ो, मंजिल यहीं है। मैंने आंखें बंद कर लीं, एक्सीलरेटर दबाया और बस खाई में उतर गई। सुबह जब लोग पहाड़ की तलहटी में पहुंचे तो वहां ना कोई बस मिली, ना कोई ड्राइवर, सिर्फ एक टूटी डायरी और उसमें आखिरी पंक्ति लिखी थी, अब सबको मंजिल मिल गई और ड्राइवर भी सवारी बन गया।